हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 की अकाउंटेंसी पार्टनरशिप्स, पहला चैप्टर इसका है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। फंडामेंटल के बारे में आपको इसलिए जानना है क्योंकि आगे आने वाले सारे चैप्टर्स इसी से रिलेटेड है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, क्लास 11th में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर। क्या आपको पता है सोल प्रोप्राइटर टाइप जो बिजनेस होते हैं, इस बिजनेस में सिंगल पर्सन होते हैं, यानी इस बिजनेस को रन कराया जाता है एक पर्सन के द्वारा, वन मैन। अब वही पर्सन इस बिजनेस का मालिक होता है, यानी मैं कहूँ तो इस बिजनेस का कंट्रोल एंड डिसीजन एक पर्सन के द्वारा लिया जाता है। अगर मैं ये कहूँ, इस बिजनेस में जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड अमाउंट में लगाई जाती है, क्योंकि भाई सिंगल पर्सन है, उसके पास कैपिटल लिमिटेड है। इस बिजनेस के जितने सारे प्रॉफिट होते हैं वो सारे एक ही पर्सन उसको अर्न करता है और वही सारे प्रॉफिट्स को एंजॉय करता है, और सारे रिस्क जो है वो सारे बियर एक ही पर्सन करता है। तो ऑल रिस्क एक ही पर्सन बियर करेगा एंड ऑल प्रॉफिट्स एक ही पर्सन ही एंजॉय करेगा। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटर के होते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर मैं बोलूँ, इस तरह के बिजनेस है तो जैसे जो आपके छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं, लाइक जैसे हॉकर, हॉकर यानी जो फेरी वाले होते हैं, है ना, सब्जी वाले हो गए, आपके दूध वाले हो गए, लाइक इस तरीके से ये सब आपके होते हैं। ठीक है ना, मिल्क मैन लाइक। अब छोड़ो, ये सब चीज़ तो आपको पता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मेन चीज़ ये है, कैपिटल। सिंगल पर्सन जो होता है उसके पास कैपिटल लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड कैपिटल होने की वजह से वो अपना बिजनेस एक्सटेंड नहीं कर पाता है। बिजनेस को एक्सटेंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो इसके लिए फिर और कैपिटल चाहिए मुझे। और कैपिटल के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरे फ्रेंड या पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई मिल के बिजनेस को चलाएंगे। तो मिल के चलाएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा, मिल के बांटेंगे। हर एक चीज़ वहाँ पे बराबरी में शुरू हो जाती है। बराबरी में जैसे एग्रीमेंट करे, वो बराबरी में भी हो सकता है या फिर जो भी रेशियो डिसाइड करे आपस में। ओके, तो जब ऐसे चीज़ें वो करने लगते हैं तो उसी में एक टर्म आया जिसको बोला गया कि ये बिजनेस का नाम हो गया पार्टनरशिप। उस बिजनेस का नाम रख दिया गया पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब ये हो गया कि जब दो या दो से अधिक पर्सन आपस में मिलकर किसी भी बिजनेस को चलाते हैं प्रॉफिट पर्पस के लिए, उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा, उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा। तो डेफिनेशंस क्या बन जाएगा यहाँ पे कि पार्टनरशिप जो है एक म्यूचुअल ट्रस्ट होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ होते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक लोग आपस में विश्वास और फेथ की भावना से बिजनेस को करते हैं, और जितने सारे प्रॉफिट होंगे उस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। दूसरा चीज कि पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है ये सेक्शन 4 में दिया गया है, और ये कौन सा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ IPA, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932। ये जो एक्ट बनाई गई है, ये वाले जो एक्ट है ये इसलिए बनाई गई थी कि पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसको सही तरीके से रन कराना, उसके अकाउंटिंग को सही तरीके से मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट को सही तरीके से उसको रिकॉर्ड करना, इसके लिए हमें एक लॉ पढ़ना पड़ा। उस लॉ को ही बोला गया यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बेसिकली एक लॉ है, इस लॉ के अंदर आप ये जानते हो कि हाउ टू रिकॉर्ड द ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनरशिप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप तो हो गया, लेकिन इसके कुछ फीचर्स होते हैं। आप कैसे कहोगे कि ये पार्टनरशिप है, कैसे पहचानोगे कि ये पार्टनरशिप है? तो पहला फीचर्स, इसमें दो या दो से अधिक पर्सन होंगे, टू और मोर देन टू।
कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। इसके बाद इसमें फीचर्स ये बनेंगे। अच्छा, दूसरा चीज़ ये 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, ये तो मैंने मिनिमम बताया। तो मिनिमम कितने होंगे? 2। मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम कितने होंगे? 50। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है। अच्छा, दूसरा चीज़ कि पार्टनर किसको आप नहीं बना सकते। तो पहला चीज़, माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे माइनर को प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए बना सकते हो, बस केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेने, यानी प्रॉफिट बेनिफिट के लिए पार्टनर्स बनाया जा सकता है माइनर को, बट अदर चीज़ के लिए या प्रॉपर तरीके से माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, तो माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, बस याद रखना है यहाँ पे प्रॉफिट्स के लिए उनको बस उसको हिस्सा दे दिया जाएगा, उसके हिस्से का जो प्रॉफिट रहेगा उसको दे दिया जाएगा। दूसरा, अनसाउंड माइंड पर्सन्स को पार्टनर नहीं बना सकते। अनसाउंड माइंड का मतलब जिसकी दिमाग की हालत सही नहीं है, जो पागल है, लिनेटिक है, उसको नहीं बना सकते। तीसरा, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, इसका मतलब क्या हुआ कि कानून ने मना कर दिया है कि मिस्टर एक्स पार्टनर नहीं बन सकता, मिस्टर वाई पार्टनर नहीं बन सकता, तो वो पर्सन कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म्स के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। तो यदि लॉ जब आपको मना कर दिया तो उस व्यक्ति पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता। ओके, ये 3 लोग कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकते, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद ये आपको याद रखना है मिनिमम और मैक्सिमम। इसके बाद फीचर्स ये होगा कि एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा फीचर्स क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए। जब भी आप पार्टनरशिप करोगे तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, याद रखना। ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट, रिटन भी हो सकता है। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है ये आपके एग्रीमेंट ओरल रिटन एज एज पर डिसाइडेड बाय द पार्टनर। ठीक है, इसके बाद जो पार्टनरशिप होती है इसकी फीचर्स में आएंगे कि जो भी आप बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर रहे हो वो बिजनेस एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट होना चाहिए यानी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हाँ देखो, जैसे आप 2 पर्सन है, दोनों पर्सन ने डिसाइड किया कि हम लोगों ने क्या करना है कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना है। भाई ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया तो करो। अब ऐसे बैठे हैं, बैठ के डिसाइड कर ले कि चलो हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कोई भी बिजनेस इन्होंने खोला ही नहीं है, ना ही ऑफिस है, ना ही लैंड है, ना ही बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है। बस इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने बस एग्रीमेंट बना लिया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब तक आपका बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल में ऑफिस, रियल में वो सारे लैंड, रियल में सारे एसेट, बिजनेस के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी बोलेंगे। इसका मतलब ये है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस दिखना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए बिजनेस का। हवा में बात करके आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते। दूसरा कि जो भी बिजनेस आप खोलोगे उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। यानी 2 पर्सन अगर है तो इन दोनों का इंटेंशंस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। क्या? प्रॉफिट कमाना, कि भाई मुझे प्रॉफिट कमाना है। इसको भी यही इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। क्या कमाना है? प्रॉफिट। तो इंटेंशन दोनों का प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। बिजनेस का भी इंटेंशन प्रॉफिट होना चाहिए, जो बिजनेस खोले गया है उसका इंटेंशन भी प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। चौथा फीचर्स ये है कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी प्रॉफिट होगा सारे पार्टनर्स के बीच में बंटना चाहिए। पांचवा कि रिलेशनशिप होता है यहाँ पे। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसके बीच में? रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में। कैसा होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल एंड एजेंट का, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया?
यानी जैसे ये दो पार्टनर है, ये एक्स और वाई है, तो एक दूसरे के क्या है, प्रिंसिपल है और एजेंट भी है। यानी कभी एक्स मालिक बनेगा, कभी वाई मालिक बन जाएगा। कब बनेगा वो, अगर एक्स कोई भी काम करने जाएगा तो वाई से पूछेगा, तो उस केस में एक्स क्या हो जाएगा, एजेंट बन जाएगा और वाई मालिक। और वाई अगर कोई भी काम करने जाएगा तो एक्स से पूछेगा, तो उस केस में वाई क्या बन जाएगा, एजेंट, और एक्स क्या बन जाएगा, मालिक। तो मतलब वही प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, तो इसमें दोनों मालिक हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, दोनों एजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे, जो बिजनेस है वो कैरिड ऑन की जाएगी। कैरिड ऑन का मतलब बिजनेस को रन कराया जाएगा। तो कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस को रन कराया जाएगा। या तो एनी ऑफ देम का मतलब कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा रन कराया जाएगा और वो व्यक्ति बाकी सारे पार्टनर्स के तरफ से काम करेगा। ठीक है, ये भी फीचर्स होने चाहिए। इसके बाद कि यहाँ पे जो भी पार्टनर्स होते हैं उन सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। कैसी होती है, सॉरी, अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है और उस लोन को फर्म चुका नहीं पाती है, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर फर्म्स के कर्जे को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब यही है कि उनको अपनी पर्सनल एसेट को बेचकर भी फर्म्स के सारे कर्जे को चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इसीलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है कि पार्टनर्स और फर्म इन दोनों का एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं होता है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ कि पार्टनर्स शिप फर्म एंड पार्टनर, इन दोनों का जो एग्जिस्टेंस होता है ये सेपरेट नहीं होता है। ध्यान से समझना, यहाँ पे लीगल व्यू के अनुसार, लीगल कानून की नज़र में, कानून की नज़र में क्या होंगे, ये दोनों एक होंगे, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, यानी फर्म कोई भी लोन लेगा तो उस लोन को चुकाने के लिए लायबल होंगे पार्टनर भी। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग व्यू के अनुसार अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग व्यू के अनुसार तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग होते हैं, यानी दोनों की अकाउंटिंग अलग की जाएगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग अलग, पार्टनर्स की अकाउंटिंग अलग होगी। ये ध्यान रखना अकाउंटिंग व्यू के अनुसार। लेकिन कानून की नज़र में, लीगल व्यू के अनुसार दोनों एक होते, इसलिए इनका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, ये सारे फीचर्स थे, ये सारे फीचर्स आपको तैयार होने चाहिए। आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखिए, दो पर्सन है, दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग बिजनेस करेंगे। ओके, कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना किया है, बिजनेस करो आप। जब दोनों लोग बिजनेस करेंगे तो ये बन जाता है एग्रीमेंट, क्योंकि दोनों ने डिसाइड किया है भाई। तो जब एग्रीमेंट हो गया तो एग्रीमेंट को हम लोग नाम दिया पार्टनरशिप डीड। क्या नाम दिया इसी को, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो सारे पार्टनर्स के बीच में बनाई जाती है। बट कभी कभी ये जो पार्टनरशिप डीड है ये दो तरीके से बनती है। एक होता है फॉर्मल तरीके से, तो जब फॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड बनाई गई है। लेकिन जब अगर फॉर्मल तरीके से नहीं बनाई गई है, इनफॉर्मल तरीके से, तो बोलेंगे मेरा पार्टनरशिप बनाई नहीं गई है।
तो मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप डीड जब तक रिटेन में नहीं लिखा जाएगा, जब तक रिटेन में नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, तब तक उसको हम फॉर्मल या पार्टनरशिप डीड रिटेन नहीं बोलेंगे। और अगर बस उसने हवा में बना दिया, ऐसे ही बना दिया या नहीं बनाया, बस दोनों ने आपने डिसाइड किया कि चलो मिलके प्रॉफिट कमाते, बिजनेस करते हैं, और बाकी किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर किसी भी तरह का चर्चा नहीं किया, ना ही उसी किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा है उसने, तब हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला चीज आपको ये पता है कि अगर जब पार्टनरशिप डीड बनाई गई है तो उस पार्टनरशिप डीड के अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, सर टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरह का? जैसे देखो, जब भी बिजनेस करने जाएंगे तो बिजनेस के अंदर उनके बहुत सारे टर्म्स होंगे, जैसे एक्स ये है, वाई है, तो एक्स वाई अपने सारे टर्म्स लिखेंगे, जैसे उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, ड्राइंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ड्राइंग करेंगे, फॉर्म से अगर पैसे निकालेंगे, बिजनेस से पैसे निकालेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, कमीशन इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो एक्स्ट्रा काम करेंगे, ओवर टाइम काम करेंगे, उसके बदले में कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तमाम तरह के यहाँ पे टर्म्स जो है वो लिखेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट में लिख के उसको पहले से ही सेटल आउट कर लेंगे एविडेंस के रूप में, तो उसी को बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप डीड बनाई गई है तो हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो अकाउंटिंग पार्टनरशिप डीड के अनुसार करेंगे, क्योंकि हमारा पार्टनरशिप डीड बनाया गया है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तब वहां पे रूल्स अलग लगता है। अब हमें सीखना वही है, हमें सीखना वही है। पेज खत्म हो गई मेरे पास, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो उस केस में क्या रूल लगता है, क्योंकि सवाल आपके इसी पे आते हैं, सवाल आपके इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, मैं अभी एक सवाल इस पे कराऊंगा। कॉन्सेप्ट है इन अब्सेंस ऑफ, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होने के केस में क्या रूल लगेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पहला चीज यहाँ पे ध्यान रखना, पहला रूल ये होगा कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इक्वली होगा, इक्वली। इक्वली का मतलब बराबर बराबर, यानी अगर मान लो दो पार्टनर है एक्स और वाई तो 50-50 मिलेगा, 1:1 रेशो रहेगा। तीन पार्टनर है तो 1:1:1 होगा। ठीक है, इक्वली होगा, बराबर बराबर बटेगा। ये कब लगाएंगे, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, अब्सेंस है, ध्यान रखना, अब्सेंस मतलब नहीं बनाई गई है। ठीक है, दूसरा रूल क्या लगेगा यहाँ पे कि कैपिटल जो है पार्टनर्स के, उनकी कैपिटल के ऊपर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो नो इंटरेस्ट अलाउड, नो इंटरेस्ट अलाउड। ठीक है, नो इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। तो कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा, तीसरा, पार्टनर्स जो भी ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए फॉर्म से पैसे निकालेंगे या गुड्स, तो उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चौथा, पार्टनर्स कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ओवर टाइम काम कर रहा है, या किसी दूसरे पार्टनर के कंपेरिजन डबल, दो गुना काम कर रहा है, ओवर ट्वाइस कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है, तो उसके लिए सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा, सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो नो सैलरी या कमीशन, नो सैलरी या कमीशन। ठीक है, पांचवा, अगर कोई पार्टनर
फर्म को लोन देता है, ध्यान समझना, कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा 6%। तो पार्टनर्स के पास इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का राइट है कितने परसेंट? 6% पर एनम, ध्यान रखना इसको, ठीक है। 6 पॉइंट। कोई भी पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स एडमिट हो, न्यू पार्टनर्स का एडमिट हो, इसके लिए सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए। तो कंसेंट फ्रॉम ऑल पार्टनर्स, कंसेंट फ्रॉम ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर से कंसेंट लेनी होगी, ठीक है। ये 6 रूल आपको याद रखने हैं। ये रूल कब लगेगा? जब आपका पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होगा, नहीं बनाया गया है, ठीक है। इस पे सवाल हमारे आते हैं। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल आपको कराता हूँ, चलिए देखिएगा। ये आपका पहला सवाल, ये डीके गोयल बुक है, उस डीके गोयल बुक की पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ दिख रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सवाल पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स वाई है, एक फर्म में पार्टनर है। दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। देखिए साफ साफ लिखा है कि उनके पास किसी तरह का पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हैं उन्होंने, कि एग्रीमेंट्स नहीं बनाया रिटन में कि हम लोगों के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ ऐसा कोई रिटन फॉर्म में नहीं लिखा है। व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस, आपसे पूछ रहा है कि बताइए नीचे जो केसेस उसमें क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपके रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाले लगेंगे, ठीक है, जो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया। पहला क्या केस है, एक्स हैज इन्वेस्टेड 10 लाख, एक्स ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपया लगाया है, वाई ने 5 लाख लगाया है कैपिटल के रूप में। एक्स चाहता है कि उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिले 8% पर एनम। तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कहाँ गया मेरा, ये क्या मैंने पढ़ाया कि कैपिटल के ऊपर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट वाले का, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, ठीक है। बी केस देख लेंगे, एक्स स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट टू द बिजनेस। वाई अगर जितना बिजनेस में टाइम दे रहा है उसका 2 गुना टाइम एक्स बिजनेस में दे रहा है। ही वॉन्ट्स अ सैलरी, अब एक्स चाहता है 10,000 पर मंथ सैलरी फॉर द एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड बाई हिम। तो यहाँ पे भी एक्स को किसी तरह का सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एक्स इज नॉट इंटाइटल टू एनी सैलरी। बस आपको ऐसी स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको लिख देना है, आंसर एग्जाम में आएगा तो। सी, एक्स वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन राजेश, एक्स अपने बेटे राजेश को बिजनेस में एडमिट कराना चाहता है, इंट्रोड्यूस कराना चाहता है 25% शेयर्स के लिए, प्रॉफिट में 25% हिस्सा देने के लिए एक्स अपने बेटे राजेश को बिजनेस में शामिल करना चाहता है। वाई इसके लिए ऑब्जेक्ट करता है। तो क्या वाई कर सकता है ऐसा, वाई ऐसा कर सकता है, लेकिन एक्स अपने पर्सनस को, सॉरी अपने बेटे को राजेश को बिजनेस में एडमिट नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट फ्रॉम ऑल पार्टनर्स। वाई ने ऑब्जेक्ट किया इसलिए नहीं कर सकता, अगर वाई ऑब्जेक्ट नहीं करता तो एक्स कर सकता था। सो एक्स सन कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इफ वाई ऑब्जेक्ट इट्स, ठीक है। ये भी मैंने कौन से बताया, या जो लास्ट वाला पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि नया पार्टनर जब भी एडमिट होगा तो कंसेंट लेना होगा, कंसेंट मतलब सहमति लेना होगा सारे पार्टनर्स का, ठीक है। नेक्स्ट डी वाला देखो, डी में क्या बोला है, एक्स हैज एडवांस अ लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म, एक्स जो फर्म को 2 लाख रुपया लोन देता है। ही क्लेम्स इंटरेस्ट 9% पर एनम, नहीं कर सकते 9% नहीं कर सकते, आपने लोन दिया है तो 6% लोगे। फोर्थ वाला केस, सॉरी फिफ्थ वाले केस में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहेंगे। नाउ ई, वाई विड्रॉज 10,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, वाई जो है वो फर्म से पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं।
एक्स क्लेम करता है इसके ऊपर 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द वाई। तो ड्राइंग के ऊपर भी किसी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता, ये भी मैंने बताया था यहाँ पे। सो थर्ड केस, ड्राइंग पे किसी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। सो ये आंसर यहाँ पे ये होगा, इंटरेस्ट कैन नॉट बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये 5 केसेस के आंसर इस तरीके से बनेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे।